डाइजेस्टिव सिस्टम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज साइंस शुरू करते हैं। एक चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी होता है साइंस। तो साइंस आपका यूपीपीसीएस बीओ में भी आएगा और रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी आएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम 5 स्टेप होते हैं किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए। एक तो है इंजेक्शन, जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंजेक्शन। दूसरा होता है डाइजेशन और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन और चौथा होता है एसाइमिलेशन और पांचवा होता है डिफेसिकेशन। ये वेस्ट निकालते हैं। तो इसे एक एक करके पढ़ते हैं। इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण, जब हम खाना मुंह में रखते हैं, हमने अंदर लिया तो इसे इंजेक्शन कहते हैं। रखा आंत में होता है एब्जॉर्प्शन, तो छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में से एब्जॉर्प्शन। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है, इसमें जो फिंगर जो है संरचना होती है बने के हैं, उनको एब्जॉर्प्शन प्रदान करती है, उनको शोषण करती है। ठीक है। एसाइमिलेशन स्वांगीकरण, जितना भी जो है न्यूट्रिएंट्स सेल के पास में अच्छी तरह घुलना, यानी एसाइमिलेशन का मतलब है स्वांगीकरण। जितना भी जो है न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में जाते हैं, वो सेल के प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें अच्छी तरह से घुल जाते हैं। और डिफेसिकेशन आपका वेस्ट निकालते हैं। खाना खाने के बाद जो आपका वेस्ट निकलता है वो आपका डिफेसिकेशन में निकलता है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नलिका, 2 प्रकार के जो है हमारा आहार जो डाइजेशन होता है वो हमारा 2 प्रकार से होता है, यानी 2 सिस्टम है। एक तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल या आहार नलिका के द्वारा, और दूसरा आपका होता है पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड के द्वारा। तो सबसे पहले हम जो है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नलिका जो एनस तक जाती है, मुंह से जो है एनस तक नीचे तक जाती है, 9 मीटर की होती है, यानी 33 फीट, 9 मीटर तक की लगभग होती है, ये 33 फीट होती है और इसकी लेंथ। तो माउथ कैविटी या मुख गुहा, जैसे हम होठों से आगे गए तो माउथ कैविटी या मुख गुहा आती है। खाना सबसे पहले यहीं आता है। जो फिजिक ट्यूब है हमारी, जो आहार नाल बोलते हैं, यानी जो हमारे स्टोमच को जोड़ती है। एक पतली जो एक संरचना है, जो एक ट्यूब नली है, जो हमारे खाने को ले जाती है स्टोमक में। तो ये 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस जो दूसरा नेम फूड पाइप, ईसोफेगस का जो दूसरा नाम है वो है फूड पाइप, जो खाना ले जाने का काम करता है। फूड को स्टोमक तक ले जाया गया ईसोफेगस। तो फूड को जो स्टोमक में ले जाते हैं वो ईसोफेगस ले जाता है। फिर खाना स्टोमक या आमाशय में, यानी स्टोमक या आमाशय में 4 से 5 घंटे रहता है। और ये स्टोमक जो होता है वो जे शेप का होता है। स्टोमक जो है जे शेप का होता है। अब जे शेप का होता है। अब जो फूड है वो स्टोमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है इसके बाद, और ये 6 से 7.5 मीटर लंबी होती है। जो हमारी छोटी आंत होती है 6 से 7.5 मीटर
लंबी होती हैं। यहाँ वीली वीली पाई जाती हैं। वीली वीली नामक जो है छोटे ऑर्गन पाए जाते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ये दो पार्ट में विभाजित होते हैं। एक तो ड्यूडेनम जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है छोटी आंत की ड्यूडेनम, और दूसरी होती है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जो छोटी आंत होती है उसके जो है बाद खाना जो है वो सीकम में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के बाद जो खाना है वो सीकम में जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है, यानी बीच में जंक्शन होता है सीकम। इसका कोई फंक्शन नहीं होता है खाना डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है सीकम के बाद तो यह 1.5 मीटर से लंबी हो सकती है, 1.5 मीटर तक। और यह भी दो भागों में बांटी जाती है, एक तो कोलोन एक रेक्टम। बड़ी आंत कोलोन और रेक्टम में, छोटी आंत दो भागों में बांटी जाती है, एक तो हो गया ड्यूडेनम और एक हो गया इलियम। ठीक है, ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत, ये भी दो भागों में कोलन और रेक्टम में बांटी जाती है। ये हो गया आपका खाना एलिमेंट्री कनाल से कैसे आहार नलिका में जाता है। अब दूसरा हम देखते हैं पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड। पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड ये एक प्रकार का मसल ग्रुप है। ये एंजाइम से निकालता है पर जो हमारे पचाने में खाना सहायक करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं मुख्यतः, एक तो सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, लीवर और पैंक्रियास। सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि पहला और लीवर दूसरा और तीसरा पैंक्रिया। सलेवरी ग्लैंड जो होता है, सलेवरी जो ग्लैंड होता है ये बक्कल कैविटी और माउथ कैविटी में 3 पेयर्स में, यानी जो सलेवरी ग्लैंड है वो आपका बक्कल कैविटी होता है या माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, जो मुख गुहा कहते हैं उसे, वही होता है। और ये 3 पेयर्स में होता है। ये 3 पेयर्स में क्या होती है, एक तो सलाइवा निकालते, ठीक है, 3 पेयर्स में ये होता है। ये झिल्ली के रूप में 3 पेयर्स में होता है और ये सलाइवा निकालते हैं। इनका मुख्य काम क्या है, सलाइवा निकालता। और सलाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स ही तो होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं लीवर पे। लीवर सब बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन या ग्लैंड है। बॉडी का अगर इंटरनल आ जाए ऑर्गन, सबसे बड़ा ग्लैंड जो है लीवर है। और वैसे सबसे बड़ा बॉडी का ऑर्गन आ जाए तो स्किन होता है। जो लीवर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लीवर एब्डोमिनल कैविटी में होता है। उसका वेट जो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। और ये बाइलोब्ड ऑर्गेनम्स या द्विपाली होता है। बाइलोब्ड ऑर्गेनम्स यानी एक प्रकार से गोलानुमा संरचना जैसा होता है। लीवर सेल्स, जो लीवर सेल्स होती हैं वो हिपैटिक सेल्स भी कहलाती हैं। ये हिपैटिक सेल्स से बनी होती हैं, ये कह सकते हैं। और बाइल जूस जो है वो लीवर उत्पादन करता है बाइल जूस का, और लेकिन इसका स्टोर जो है बाइल जूस का गॉल ब्लैडर करता है, जिसे पित्त की थैली भी कहते हैं। और बाइल जूस जो होता है उसमें बाइल साल्ट होता है। और बाइल साल्ट कौन सा प्रकार होता है, 2 प्रकार के होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। 2 प्रकार के बाइल साल्ट जो है बाइल जूस में होते हैं। जब हमें जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है तो लीवर अफेक्टेड होता है। उस समय लीवर पे जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से जो है बाइल जूस का ज़्यादा उत्पादन होता है। और हमारा कलर, क्योंकि ये पीले कलर का होता है बाइल जूस, तो जब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा, लीवर अफेक्टेड होगा, तो बाइल जूस जो होगा तो हमारी शरीर भी जो है पीला पीला पड़ने लगेगा। तो ये बाइल जूस की वजह से ही होता है लीवर अफेक्टेड। रीजनरेशन कैपेसिटी, लीवर की एक सबसे बड़ी खासियत है, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। जैसे मान लो किसी का लीवर है, उसका अगर थोड़ा सा भाग काट दें, वहाँ पे मान लो इन्फेक्शन है कुछ भी है, तो ये जल्दी जो है रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। फंक्शन क्या है लीवर का, इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन करता है फैट का। फंक्शन क्या है लीवर का, इमल्सिफिकेशन
डिटॉक्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन करेगा फैट का। अल्काइन नेचर लीवर का जो नेचर होता है वो अल्काइन नेचर होता है। ग्लूकोज लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जो ग्लूकोज होता है वो लीवर के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है जमा होता रहता है। तो लीवर में ही होता है ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में जमा होता जाता है। प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है अमीनो एसिड होती है। अब प्रोटीन और अमीनो एसिड जो है लीवर में ब्रेक डाउन होते हैं, तो क्योंकि लीवर ही इनका जो है ब्रेक डाउन करता है, तो प्रोटीन और अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके अमोनिया बनाता है। फिर बाद में जो है अमोनिया ही जो है ये यूरिया बनते हैं और फिर ये शरीर से बाहर निकलते हैं। लीवर में जो कफर सेल होती हैं, कफर सेल जो होती हैं लीवर में, क्यूफर सेल, वे जो है कॉम्प्लेक्स फैट को जो है सिंपल फैट में बदल देती हैं। जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड की क्लोटिंग होती है, वो दो प्रोटीन उसमें मदद करते हैं ब्लड की क्लोटिंग में। एक तो होता है फाइब्रोजिन, एक है प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोजिन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये ब्लड प्लाज्मा में है। ये किस में होते हैं? ये ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। ये प्रोटीन लीवर संश्लेषण बनाते हैं। ये जो प्रोटीन होती हैं लीवर में संश्लेषण या मतलब लीवर में बनते हैं ये प्रोटीन, या संश्लेषण होता है इनका लीवर में। ये जो प्रोटीन है ये फिर ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। तो लीवर जो है, लीवर में जो है एक विटामिन ए होता है और विटामिन डी। आ सकता है कि लीवर में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए और विटामिन डी लीवर में ही होता है। एक मेटेलिक आयन कौन कौन से होते हैं लीवर में? एक तो आयरन हो गया, एक कॉपर हो गया। ये स्टोर लीवर में ही होते हैं। आरबीसी की फॉर्मेशन एम्ब्रोनिक कंडीशन लीवर। आरबीसी जो है उसका फॉर्मेशन जो होता है एम्ब्रोनिक कंडीशन जो है लीवर में होती है। आरबीसी जो है उसका फॉर्मेशन जो होता है एम्ब्रोनिक, जब भ्रूणीय हम अवस्था होती है हमारी, माँ के हम गर्भ में होते हैं, तब हमारी जो है लीवर में ही आरबीसी का नहीं। लेकिन आरबीसी अगर नॉर्मल आदमी की बात की जाए तो आरबीसी अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में बनती है। तो लेकिन ये मरती तो स्प्लीन में ही है, ये तो पता ही होगा आपको। लीवर की बात करो, लीवर जो है वो हिपैरिन प्रोड्यूस करती है। ये एंटीकोगुलेंट, थक्का बनने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट नेचर का होता है, यानी थक्का, अगर हमारे शरीर में ब्लड चल रहा है, अगर उसका थक्का बनने लगे तो हम तो मर जाएंगे। तो अंदर जो है लिक्विड फॉर्म में रहे, तो इसलिए जो है हिपैरिन प्रोड्यूस करता है लीवर। पेनक्रियाज, अब थर्ड पार्ट जो है इसका पेनक्रियाज आ गया। पेनक्रियाज को देखते हैं, जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं। मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड, पेनक्रियाज को मिक्स्ड या कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं। इसकी दो सेल से बनी होती है, एक तो एंडोक्राइन बाह्य और एक्सोक्राइन अंतर। दो सेल से बना होता है ये आपका पेनक्रियाज अग्नाशय। एक तो होता है एंडोक्राइन जो बाह्य, जिसे बाह्य कोशिकीय कह सकते हैं, और एक्सोक्राइन जिसे अंतर कोशिकीय कहते हैं। एक्सोक्राइन को देख लेते हैं, जो अंतर कोशिकीय ग्लैंड। इसकी एक अपनी डक्ट होती है, अपनी नली होती है, और ये डायरेक्ट टारगेट पे जो है जो भी स्रावित करता है उसको वहाँ पे पहुँचा देता है, और डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड डिफरेंट जो है एंजाइम्स जो है प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेस्टिव नेचर के होते हैं उनको। इनमें कौन कौन से एंजाइम्स महत्वपूर्ण हैं? एक तो हो गया ट्रिप्सिनोजन, और दूसरा हो गया एमाइलेज, तीसरा हो गया लिपेज, और चौथा हो गया न्यूक्लियस एंजाइम। तो ये एंजाइम्स जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सोनेजिन, एमाइलेज, लिपेज और न्यूक्लियस। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ये 1 से 2% जो है पार्ट, 1 से 2% जो पार्ट है पेनक्रियाज का ये बनाता है। 1 से 2% पार्ट जो है पेनक्रियाज का ये बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बाह्य कोशिकीय भी कहते हैं। ये लंगरहैंस भी इसको कहते हैं, लंगरहैंस सेल्स भी कहते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स निकालता है एंड ये एंडोक्राइन क्या करता है? ये डिफरेंट प्रकार के हार्मोन निकालता है। ये डक्टलेस होता है, यानी डक्टलेस होता है ये, इसमें मतलब नली नहीं होती है। तो जब इसमें नली नहीं होता है तो इसका टारगेट जो अपना ये हार्मोन है ये कहाँ पे स्रावित करता है? ये अपना हार्मोन जो है ब्लड के जरिए टारगेट पॉइंट पर पहुंचाता है। हार्मोन जो है ब्लड में सीधा
डाल देता है। तो ब्लड टारगेट पे हार्मोन में जो है कौन कौन से हार्मोन निकलता है, एक तो इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स उत्पादन करता है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है, पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो उत्पादन करती हैं। और ग्लूकागॉन अल्फा सेल्स जो पैनक्रियाज की होती हैं वो उत्पादन करती हैं ग्लूकागोन की। और इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी कैलोरीज जितनी बर्न होती है, ठीक है, और जो बाकी हमारी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती तो वे ग्लूकोज के रूप में जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे लीवर में ही इकट्ठी हो जाती हैं। और ग्लाइकोगोन जो होती है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में पैदा करता है। जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, हमें भूख लग रही है और हमें जो है तुरंत एनर्जी चाहिए, तो जो हमारे पहले से जमी हुई वसा है या जो पहले से जमा हमारी नहीं वसा नहीं है, जो हमारे पहले से जमा ग्लूकोज है वो आपका तुरंत ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने का काम जो करती है वो ग्लूकागोन करती है। ये हार्मोन होता है, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं सीकम। सीकम जो है वो जंक्शन है बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में होता है और इसके किनारे जो है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है। इसके किनारे जो है वर्मी आकार की अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स का तो कोई फंक्शन नहीं होता है और ज़्यादातर देखा जाता है कि खाना जब जाता है हमारे पेट में तो फंस जाता है अपेंडिक्स में। तो जब क्योंकि वो किसी भी प्रकार का खाने को डाइजेस्ट नहीं करता, ना उसका वर्क है कुछ, तो फिर अपेंडिक्स में जब खाना चला जाता है तो सड़ता है। और जब सड़ना शुरू करता है तो क्या होता है, तो डाइजेशन नहीं होता, तो दर्द होता है आसपास की सेल्स में, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको। तो सीकम और अपेंडिक्स ये दो प्रकार के ऑर्गन मान सकते हैं जो वेस्ट ऑर्गन है, जो डाइजेशन में यूज़ नहीं होते हैं। एक प्रकार की हमें रिलेशनशिप ये दे सकते हैं, अगर हमें कहीं भी जो है कार्डिक मिलता है तो वो मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, पल्मोनरी मिलता है तो वो होता है लंग से रिलेटेड, जैसे पल्मोनरी आर्टरीज यानी लंग से रिलेट्स है। रीनल मिलता है तो रीनल किडनी से संबंधित होता है। हिपैटिक मिलता है तो हिपैटिक लीवर से संबंधित हो, और गैस्ट्रिक मिलता है तो ये स्टमक से जो है रिलेटेड होता है। तो अब हम ये सोचते हैं आते कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में तो मतलब छोटी और बड़ी आंत में तो छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, तो फिर उसका नाम ऐसा क्यों रख दिया। बात यह है कि जो बड़ी आंत है, जब हम ह्यूमन बॉडी को तीर फाड़ के देखते हैं तो बड़ी आंत जो है एकदम से सामने से ही दिखाई जाती है कि उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, वो मोटी ज़्यादा होती है। तो बस शुरुआत में जो है वही मिली होगी जो वैज्ञानिक खोज कर रहे होंगे, तो इसलिए उन्होंने रख दिया और बाद में फिर किताबों में जो है हेर फेर न करने की वजह से उन्होंने यही रहने दिया। तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी वेड्थ ज़्यादा है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है वेड्थ कम होगी, जबकि लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, अब डाइजेशन ऑफ फूड देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड को आप देखो, खाना जो है माउथ में गया, फिर माउथ कैविटी, माउथ की कैविटी वही बक्कल माउथ का मतलब ये समझ लो हमारे होठ के अंदर गया, फिर माउथ कैविटी यानी बक्कल कैविटी में चला गया, फिर टंग आया। तो टंग क्या है, हमारी जीभ, टेस्ट डिटर्मिनेशन है, टेस्ट को तो डिटरमाइन करती है हमारी जीभ। तो अपर सरफेस, जो अपर सरफेस होता है जिसे पेपली टेस्ट कहते हैं, मतलब अपर सरफेस पे जो है पेपली होती है हमारी जीभ के, वो जो है टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है। 4 प्रकार की पेपली होती हैं। जो हमारा जीभ का अग्रभाग है वो मीठा फ्रंट को जो है देखती है, अगल बगल जीभ साल्ट को देखती है, अगल बगल जो होती है वो जीभ साल्ट को देखती है, और शोर जो है बैक अगल बगल जो है वो आपका शोर को देखती है, और भीतर कड़वा चारों भीतर जो होता है जीभ का भाग वो कड़वे को देखता है। तो चारों पेपली जो है एक साथ जब काम करती हैं तो तीखापन, जब हम मिर्ची खाते हैं तो हमें तीखापन, तो उस समय चारों पेपली एक साथ काम करती हैं। जीभ जो है हमारी गीली होती है ज़्यादातर हमने देखा। तो जीभ वेट क्यों होती है, तो क्योंकि ये वेबर्स ग्लैंड जो है हमारे अपर सरफेस पर होता है।
जो टीथ क्या करते हैं हमारे काम, टीथ हमारे ज़्यादातर काटने, फाड़ने, चबाने का ही तो काम करते हैं। और अगर ये देखा जाए तो हम मुंह खोले तो हमारे जो टीथ होते हैं वो जबड़ों में ही तो लगे हुए हैं। तो अब जबड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। दो प्रकार का जबड़ा होता है, ऊपर और लोअर। तो अपर जॉ को हम मैक्सिलरी जॉ कहते हैं। अपर जॉ को हम मैक्सिलरी जॉ कहते हैं, या और इसमें जो टीथ होते हैं अपर जॉ में उसको मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। तो ये जो जॉ है, ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जो जबड़ा है वो इमूवेबल है, यानी हम उसे घुमा नहीं सकते, स्थायी है वह जबड़ा। आपने भी देखा होगा गाय जब घास चराती रहती है तो वो जो बड़े को ऐसे हिलाती हिलाती रहती है, तो नीचे वाले को ही तो घुमावे, तो वही है। तो निचला जा जो होता है, निचला जबड़ा, वो मैंडिकुलर जॉ होता है, मैंडिलर जॉ। तो मैंडिलर टीथ कहे जाएंगे जो नीचे जबड़े में होंगे। तो ये अस्थाई मतलब मूव कर सकते हैं जबड़ा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डाइजेशन सिस्टम में अभी थोड़ा हो रह गया है, लेकिन मैं और पढ़ के इस पर नोट्स बना के डालूँगा कल। आप इतने इसको रिवाइज कीजिए, और कोई समस्या आती है तो मेरे को जो है कमेंट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।